समटाइम्स यू कैन से मोस्ट डिस्टर्बिंग टॉपिक एक हुआ करता है। अच्छा, मुझे याद आया, खैर अभी नहीं शुरू करना वो, अभी तो हम शुरू करेंगे जो एक चीज़ कल रह गई थी। एक्चुअली मैं ये चीज़ इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि हम दो बुक्स को पैरेलल लेकर चल रहे हैं, और पैरेलल लेकर चलने की वजह से हम चीज़ों को मिस ना करें, इसीलिए मैं जो है वो ये चीज़ें आपको दरमियान में बताता हूँ। देखिए, हमने कल पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं उनमें यूनिसेल जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं या जो भी एंसेस्टर्स थे, उनमें यूनिसेलुलैरिटी थी। और जब एनिमल्स में डाइवर्जेंस हुई तो सबसे कॉमन चीज़ जो हमें एनिमल्स में नजर आई वो मल्टीसेलुलैरिटी थी। जिसके पीछे फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि देर आर सम सॉर्ट ऑफ कैडहेरिन प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन क्वेनोफ्लैजिलेट्स बट ऑल्सो इन एनिमल्स। ठीक है, अब वो क्वेनोफ्लैजिलेट्स में भी मौजूद हैं, सॉरी क्वानोफ्लैजिलेट्स नहीं, सॉरी क्वानोफ्लैजिलेट्स में नहीं है, लेकिन जो है वो स्पंजेस में मौजूद है, और स्पंजेस मल्टीसेलुलर एनिमल्स में काउंट होते हैं। फिर उसके अलावा जो कैडहेरिन प्रोटीन है वो इनमें मौजूद है, जो आपके बाकी ये स्पंजेस जो हैं इनमें एग्जैक्ट कैडहेरिन नहीं है, इनमें कैडहेरिन लाइक है। ठीक है, कैडहेरिन लाइक प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद हैं, और जो बाकी एनिमल्स हैं उनमें प्रॉपर कैडहेरिन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब जो स्पंजेस थे उनमें भी कुछ ना कुछ हमें आसार मिलते थे कैडहेरिन्स के। वो कौन से थे? वो वाली कैडहेरिन्स थी जो कॉलोनीज बनाती थी। अब यहाँ पर थोड़ा फर्क आ जाता है कि कॉलोनी बनाने वाली जो कैडहेरिन्स हैं वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, और जो एनिमल्स के अंदर कैडहेरिन्स है जो टिश्यू फॉर्मेशन करती हैं वो और तरह की हैं। लेकिन एक बात तय है, और वो ये है कि जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स की कैडहेरिन्स हैं उनका और एनिमल्स का जो रीजन था वो कंजर्व्ड, एक खास रीजन, वो बड़ा सिमिलर था। अगर आपको याद हो, जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स में कैडहेरिन्स हैं वो ये देखिए कैडहेरिन लाइक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भी स्पंजेस और क्वेनोफ्लैजिलेट्स में इस तरह की ही प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कैडहेरिन लाइक हैं। तो ये जो कैडहेरिन लाइक प्रोटीन्स हैं क्वेनोफ्लैजिलेट्स में, इस हवाले से अगर देखा जाए तो एनिमल्स की जो कैडहेरिन्स हैं और क्वेनोफ्लैजिलेट्स की वो कैडहेरिन्स जो उनको कॉलोनी, आई एम सॉरी बेटा, मुझे पहले ही, सॉरी जी, यहाँ पर देखिए, जो कैडहेरिन जो है, जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स की कैडहेरिन्स हैं वो, और एनिमल की जो कैडहेरिन्स हैं ये, इनमें कुछ पर्टिकुलर रीजन ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये इंतहाई सिमिलर है, सिमिलर है। ठीक है, तो ये हमने कल बात की थी जिसकी वजह से मल्टी सेलुलैरिटी जनरेट हुई है। और ये बात भी अभी मैंने आपको की कि जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं उनमें जो कैडहेरिन्स हैं वो एक्चुअल कैडहेरिन्स नहीं हैं, वो कैडहेरिन लाइक हैं, कैडहेरिन लाइक है। ये भी थोड़ी देर पहले बात हुई हमारी। तो अगली बात पे आते हैं कि कल जो हमने डिफरेंस पढ़ा था वो ये था कि एनिमल्स में कुछ कैडहेरिन्स ऐसी हैं जिन कैडहेरिन प्रोटीन्स में एक्स्ट्रा डोमेन्स हैं, और ये एक्स्ट्रा डोमेन्स ही क्या जनरेट करती हैं? मल्टी सेलुलैरिटी जनरेट करती हैं। ठीक है, ना कि कॉलोनी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा मैंने लेबल किया है, ये एक्चुअली उतनी डोमेन की कैडहेरिन प्रोटीन जरूर बनाएगा जो कॉलोनी के लिए इनफ है, लेकिन मल्टी सेलुलर सेल कम्युनिकेशन में जो कैडहेरिन्स वर्क करेंगी, वो कैडहेरिन्स जो हैं वो सिर्फ एनिमल्स के अंदर कंजर्व्ड हैं, आज तक मौजूद हैं, और ये इनका ओरिजिन बहुत पुराना है। ये तमाम चीज़ें रिपीट करने का मकसद क्या है? तमाम चीज़ें रिपीट करने का बेटा मकसद ये है कि एक्चुअली जब कैडहेरिन प्रोटीन्स ने यूनिसेलुलैरिटी से मल्टीसेलुलैरिटी की तरफ आना शुरू किया, तो उसके बाद एक और सवाल पैदा हुआ। गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर, मैं इस बात को अच्छे तरीके से इलेबोरेट करता हूँ कि पहले हमने पढ़ा कैडहेरिन प्रोटीन्स ब्रॉट द मल्टीसेलुलैरिटी, ये हमने पढ़ा। लेकिन उसके बाद हम कहते हैं कि मिलर हार्ले हमें एक चीज बताती है, और वो है पैटर्न ऑफ मल्टीसेलुलैरिटी, कि मल्टीसेलुलैरिटी का पैटर्न क्या था। अब इस पैटर्न में साइंटिस्ट के दो ख्यालात हैं कि मल्टीसेलुलैरिटी कैसे जनरेट हुई। यहां पर सबसे पहले आप मिलर हार्ले में देखिए,
मल्टी सेलुलरिटी के ओरिजिन का जो पैटर्न था वो कुछ इस तरह से था कि शुरू शुरू में साइंटिस्ट्स ने ये एक हाइपोथेसिस बनाया था जिसको कहा जाता है कॉलोनियल हाइपोथेसिस। कॉलोनियल हाइपोथेसिस के मुताबिक द सेल्स ऑफ ए कॉलोनी स्टार्टेड कम्युनिकेशन, या इसको आप यूं कह लीजिए कि साइंटिस्ट के जहन में जो चीज थी वो ये थी कि एक सेल था, उससे फिर दो बने, उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो 2 raised to power n एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फॉर्मूला हमारे पास है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये इस तरह की ग्रोथ हुई। लेकिन कॉलोनियल हाइपोथेसिस कहता क्या है? कॉलोनियल हाइपोथेसिस ये कहता है कि द सेल्स डिड नॉट सेपरेटेड। जो सेल थे जो रिप्रोड्यूस हो रहे थे वो सेपरेट नहीं हुए। गौर कीजिए बात के ऊपर। एक सेल है, वो डिवाइड करना शुरू होता है और अपने जैसे कई सेल्स बना देता है, अपने जैसे कई सेल्स बना देता है। और कॉलोनी में वो सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक खास कैडहेरिन लाइक प्रोटीन से जुड़े रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक सेम फंक्शन नहीं करते। कॉलोनियल हाइपोथेसिस ये कहता है, कॉलोनियल हाइपोथेसिस के मुताबिक वो सेल एक तो सेपरेट नहीं हुए, दे स्टिक टुगेदर। चलें, ये तो कॉलोनी में भी होता था, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज जो है वो नोट की साइंटिस्ट ने, वो ये थी कि ना सिर्फ वो तमाम सेल्स जो एक्चुअली एक ही सेल से बने हैं, एक ही सेल से बने हैं, ना सिर्फ उन तमाम सेल्स ने वो अलहदा नहीं हुए, बल्कि दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, या यूं कह लीजिए कि दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग अ यूनिक फंक्शन which marked them marked them as a separate organism। यानी हुआ ये कि वो जो सेल्स थे वो एक सेल से प्रोड्यूस होते गए, आपस में स्टिक्ड भी रहे। ये दोनों चीजें हमें क्वेनोफ्लैजिलेट्स में मिलती हैं, लेकिन जो चीज हमें क्वेनोफ्लैजिलेट में नहीं मिलती वो ये है कि वो आपस में स्टिक होते हुए सब ने एक कॉमन बॉडी के तौर पर, कॉमन फंक्शन के तौर पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो पहले कॉलोनी बनाते थे, अब वो ऑर्गेनिज्म क्या बनाना शुरू हो रहे हैं? वो ऑर्गेनिज्म बजाय कॉलोनी के एक पूरी बॉडी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये पूरी बॉडी जो है ये एज ए यूनिट परफॉर्म कर रही है। कॉलोनी कभी भी एज ए यूनिट परफॉर्म नहीं करती है। कभी भी आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी एज ए यूनिट परफॉर्म करती हुई नहीं दिखेगी। इसका मतलब है कि पैटर्न जो मल्टी सेलुलैरिटी का पैटर्न है, पैटर्न ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम यूनिसेलुलैरिटी टू मल्टी सेलुलैरिटी, आप इसको ये कहेंगे कि एक हाइपोथेसिस में ये है कि एक ही सेल बहुत बार डिवाइड हुआ और उन तमाम सेल्स ने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के बजाय एक बॉडी के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो ऐसी सूरत में आप इस बॉडी को क्या कहना शुरू हो गए? इट इज अ मल्टी सेलुलर बॉडी। तो साइंटिस्ट के ख्याल में एक हाइपोथेसिस ये है कि मल्टी सेलुलरिटी इस तरह है। जो दूसरा हाइपोथेसिस है, एक हाइपोथेसिस कॉलोनियल हो गया, जो दूसरा हाइपोथेसिस है वो है क्वेनोसिटिकल, क्वेनोसिटिकल हाइपोथेसिस। क्वेनोसिटिक, अब यहां पर क्वेनोसाइट क्या होता है ये बात अपने जेहन में रख लीजिए। एक, अच्छा, यहां पर आप लोगों को दो तरह के वर्ड मिलते हैं क्वेनोसाइट। एक ये क्वेनोसिटिकल है और एक आपको और क्वेनोसाइट मिलता है, वो है CHOANOCYTE। जी बेटा, इन दोनों में क्या फर्क है? स्पेलिंग का तो है, उसके अलावा। सर वो नाइजीरिया में होता है कॉनोसाइट्स जो है। ये वाले जी सर। ना करें। सर जो एज वाला है ना वो कॉलर लाइक सेल होते हैं, और ये दूसरे वाले का नहीं हाँ, पता। चलें ठीक है, ये तो बात आपकी ठीक है। ये जो ये वाला जो क्वेनो है ना, इसका मतलब कॉलर है, ठीक है। ये जो क्वेनो है COENO, ये वाला जो क्वेनो है इसका मतलब होता है कॉमन। अब ये क्या चीज है?
आप लोगों को याद होगा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको कहते हैं शाइजोगोनी या स्काइजोगोनी, और इस स्काइजोगोनी को आप मल्टीपल फिशन के नाम से भी जानते हैं, मल्टीपल फिशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है? साइंटिस्ट के ख्याल में क्या था कि एक ही सेल था जिसके अंदर न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस होती रही, कैरियोकाइनेसिस, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, और बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई बन गए। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, और ये आपने प्रोटिस्टा के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है कि बहुत से ऐसे होते हैं जो कि स्काइजोगोनी के जरिए डिवाइड होते हैं। ऐसा सेल जो एक ही साइटोप्लाज्म में कोई वॉल ना हो, कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस ना हो, ऐसा सेल जो है वो कोइनोसाइट कहलाता है। और ये जो कोइनोसाइट होते हैं, ये बेटा गालबन सुमेरा आपने कहा था ये फाइलम नाइडेरिया में, बेटा ये कोइनोसाइट आपको पता है ये होते हैं फंजाई में। आपको याद होगा एक हाइफी होते हैं सेप्टेट, जिनके अंदर आपको सेपरेट वॉल्स नजर आ रही होती हैं, दूसरे हाइफी होते हैं नॉन सेप्टेट। और ये जो हाइफी होते हैं, इनको आप दूसरे अल्फाज में कोइनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। कोइनोसिटिक हाइफी वो कि जो एक ही बड़ा सारा हाइफी हो और उसके अंदर कई न्यूक्लियाई हो, ठीक है, ऐसा हाइफी कोइनोसिटिक हाइफी कहलाता है। तो यहां पर देखिए ये कोइनोसिटिक सेल है कि इसके अंदर एक ही साइटोप्लाज्म है और बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई हैं, और साइंटिस्ट के ख्याल में कॉलोनी, यहां इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं? इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कि कॉलोनी से मल्टी सेलुलरिटी कैसे हुई, यही हम पढ़ रहे हैं ना। कॉलोनी, कॉलोनियल सिस्टम से मल्टी सेलुलर सिस्टम कैसे बना। तो यही असल में दूसरा जो हाइपोथेसिस है वो कहता है कि सबसे पहले एक ही सेल के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई बन गए, फिर विदाउट ब्रेकिंग द बाउंड्री, बाउंड्री नहीं ब्रेक हुई, बट दे ऑल दे ऑल, यानी न्यूक्लियाई, दे ऑल गॉट देयर सेपरेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी बाहर की बाउंड्री, इस बाउंड्री की बात हो रही है बेटा, जो एक्सटर्नल बाउंड्री ये वाली बाउंड्री नहीं ब्रेक हुई, लेकिन अंदर के तमाम न्यूक्लियाई ने दे ऑल गॉट देयर सेपरेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो इससे क्या वाजे तौर पर पता लगता है? इससे वाजे तौर पर यह पता लगता है कि बाहर की मेम्ब्रेन जो है वो एज ए स्किन काम कर लेगी, और अंदर के तमाम जो सेल्स होंगे जो अपनी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको मिल जाएगी, तो वो किसके तौर पर परफॉर्म कर लेंगे? अलग अलग सेल के तौर पर परफॉर्म कर लेंगे। अल्टीमेटली दोनों का नतीजा यही निकल रहा है, यूनिट। नतीजा दोनों का यूनिट ही निकल रहा है, क्योंकि ये भी यूनिट बनेगा, ये भी यूनिट बनेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि ये दो डिफरेंट तरह के हाइपोथेसिस हैं जो कि हमें मिलते हैं। यहां पर एक दफा नजर मार लेते हैं। वो कहता है cells of a dividing protist remain together, cellular differentiation invagination could have formed a second cellular layer। यानी कुछ ऐसा होना शुरू हो गया, ये देखिए, एक सेल, फिर ज्यादा सेल, फिर इनके अंदर डिफरेंशिएशन आना शुरू, इन्होंने एक पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दिया। जो एक और चीज यहां पर हम इस हाइपोथेसिस में कहते हैं कि इन्होंने पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर एक लेयर और बनाना शुरू कर दी। तो यहां से ही जो है वो फिर होना शुरू हो गए, कि यूं कह लीजिए कि यहीं से डाइवर्जेंस जो है वो शुरू हो गई। तो एक तो ये है कि हमने क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ा था कि सेल स्टिकिंग टुगेदर का फिनोमिना कैसे आया, तो वो तो हमने पढ़ा कैडहेरिन के जरिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो कैडहेरिन है उसके बाद इन्होंने पैटर्न कैसे बनाना शुरू किया, क्योंकि पैटर्न भी तो होता है ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। एवं बॉल ऑफ सेल्स तो नहीं होता, पूरा एक पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न जो है उसका एक हाइपोथेसिस आपको मिलता है कॉलोनियल, और दूसरा आपको मिलता है कोइनोसिटिक। ये कोइनोसिटिक है कि ये सारे एक दफा सेल बन गए, उसके बाद इनके अंदर वॉल्स अपीयर होना शुरू हुई, और आखिरकार ये एक सेपरेट ऑर्गन बन गए। अच्छा, यहां पर वो इसका बड़ा वाज़ेह तौर पर ना सबूत देता है। वो कहता है कि द कोइनोसिटिकल हाइपोथेसिस डिपिक्ट्स मल्टीसेलुलैरिटी arising as a result of formation of cell boundaries within a coinocytical protist. The primary support for this hypothesis comes from the observation that the development of insects like the fruit fly proceeds by a nuclear division of the zygote followed by the formation of cell membranes between the nuclei। ये जो कोइनोसिटिकल हाइपोथेसिस है ये आपको इंसेक्ट्स में मिलता है। एम्ब्रियो है,
एम्ब्रियो के अंदर जाइगोट है, जाइगोट के अंदर एक दफा अच्छे तरीके से कैरियोकाइनेसिस हो गई, और जब एक दफा कैरियोकाइनेसिस हो गई उसके बाद उसमें साइटोकाइनेसिस, यानी हर न्यूक्लियस के गिर्द अलग मेम्ब्रेन आती है। तो जो कोइनोसिटिकल हाइपोथेसिस है, इसकी एविडेंस इंसेक्ट्स में मिलती है। तो ये दोनों तरह की एक्सपेक्टेड जो मल्टीसेलुलरिटी है वो हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली, कि मल्टी सेलुलैरिटी में हमने ये तो देख लिया कि वो स्टिकिंग टुगेदर कैसे होंगे, लेकिन पैटर्न, क्योंकि एक बात तो तय है ना कि बॉडी प्लान कैसे आया। कल हम बॉडी प्लान्स की बात कर रहे थे, तो बॉडी प्लान से पहले ये तो बताओ कि एम्ब्रियो से मल्टी सेलुलर बनना कैसे है। बॉडी प्लान तो बात की बात है, लेकिन एक बात तय है कि एम्ब्रियो से सबसे पहले क्या चीज डिफाइन होती है, बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान कैसे बनेगा? तो बॉडी प्लान को डिफाइन करने के लिए आप कहते हैं कि दो हाइपोथेसिस है यहां पर, बॉडी पैटर्न कह लें, बॉडी प्लान कह लें, वो ये दोनों हाइपोथेसिस यहां पर मौजूद है। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। सर अगर ट्रू टिश्यू ना हो तो उसको हम मल्टी सेलुलर कह सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म को? ट्रू टिश्यू से क्या मुराद है आपकी, मतलब इससे इसको जरा जैसे क्लियर करें। स्पंजिज है अब, जैसे स्पंजिज है अब आप इनको मल्टी सेलुलर कह रहे हैं, लेकिन इनमें टिश्यू फॉर्मेशन तो नहीं हाँ, होती ना? टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती, बिल्कुल ठीक बात है, इनमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है। ये आप यूँ कह लीजिए कि एज ए बॉडी, एज ए यूनिट तो ज़रूर परफॉर्म करते हैं कि ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनमें टिश्यू नहीं होता। ठीक है, तो आप इस लिहाज से कहते हैं कि दे लैक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कुछ ऐसे मिले हैं अभी रिसेंटली जिनमें टिश्यूज का गुमान है सही कि टिश्यूज उनमें मौजूद हैं, लेकिन जनरल जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि, तो इस लिहाज से आप ये कहेंगे कि वो एक यूनिट के तौर पे परफॉर्म तो कर रहे हैं, एज एन ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर जमा हुए हुए हैं। और एक और बात भी है, और वो क्या है जो कल मैंने आपको बताई थी, जिसकी वजह से मैं अभी थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज भी हो गया था कि मैंने एक बात बता के उसको निगेट किया था। वो ये था कि आप स्पंजिस को, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं, आप स्पंजिस को क्वेनोफ्लैजिलेट क्यों नहीं कहते, आप इनको एनिमल्स में क्यों काउंट करते हैं? स्पंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया बेटा सुमेरा ने। आप इस सवाल को जरा गौर से अब जरा समझ लें। अभी उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी इनमें टिश्यू नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है, इनमें टिश्यू नहीं होता, लेकिन एक बात जो दिखने में आई है वो ये है कि स्पंजिस के अंदर होम्योटिक जीन्स होते हैं, और ये होम्योटिक जीन्स असल में क्या करते हैं, ये बॉडी प्लान डिजाइन करते हैं। और ये जो होम्योटिक जीन्स होते हैं, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन क्वेनोफ्लैजिलेट्स। मैं गलती से जो बात थोड़ी देर पहले कर गया वो ये था कि कैडहेरिन नहीं होती क्वेनोफ्लैजिलेट में, वो मैं इसी मुगालते में कर गया था। मैंने कहना ये था कि होम्योटिक जीन क्वेनोफ्लैजिलेट में आपको नहीं मिलेंगे, कैडहेरिन मिलेगी। जाहिर है कैडहेरिन तो सबूत है, वो तो कल मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ाया आपको कि कैडहेरिन जो है वो सबूत है कि क्वेनोफ्लैजिलेट्स और ये जो एनिमल्स हैं ये सिस्टर ग्रुप हैं, कैडहेरिन तो सबूत है। वो मैं पजल हो गया था, होम्योटिक जीन्स आपको क्वेनोफ्लैजिलेट में नहीं मिलेंगे, और ये वो जीन्स होते हैं जो कि बॉडी प्लान डिजाइन करते हैं। अब होम्योटिक जीन्स लाइक जीन कुछ आपको स्पंजेस में मिलेंगे, और ये स्पेशली क्या बनाते हैं, गौर से सुनिएगा, ये बनाते हैं वाटर चैनल्स ऑफ स्पंजेस। वाटर चैनल्स ऑफ स्पंजेस, आपको अच्छे तरीके से ये बात पता होनी चाहिए कि जो एक स्पंज होती है ना, वो, उसका अगर ऐसे आप ड्रॉ करते हैं एक स्पंज को ऐसे करके इस तरह, और उसको सिसाइल ऐसे ऐसे सिसाइल शो करते हैं, तो आप उसमें वाजे तौर पर एक बात है कि इसके अंदर वाटर चैनल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह के वाटर चैनल्स होते हैं, और ये इन्हीं वाटर चैनल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। वाटर इधर से आता है और ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, इनको आप कहते हैं ऑस्टिया, और इनको आप कहते हैं ऑस्क्यूलम। अब गौर से सुनिएगा, ये जो फॉर्मेशन है वाटर चैनल्स की, और तमाम के तमाम, अब इनमें कुछ सेल्स होते हैं जो कॉलर सेल्स होते हैं, कॉलर सेल्स कल भी बात हुई थी कि जो स्पंजेस होती हैं उनमें कॉलर सेल्स होते हैं। अब बेशक इनमें टिश्यू नहीं है, लेकिन ये एज ए यूनिट जरूर परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें से कोई भी अपना काम नहीं कर रहा, एज ए यूनिट जरूर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप इनको ये तो नहीं कहेंगे कि इनमें टिश्यूज हैं, लेकिन इनको एज ए यूनिट आप इनको एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का नाम जरूर दे सकते हैं। जी बेटा।
अच्छा, इसीलिए अभी आप एक और बात पे गौर करें सुमेरा, कि आपके पास यहाँ है प्रोटिस्ट एंसेस्टर। जो प्रोटिस्ट एंसेस्टर्स हैं, इनमें अभी आपको कैम्बल में मिलेगी कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस होती है और कॉर्नोफ्लैजिलेट यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। और दूसरी डाइवर्जेंस यहाँ पर होती है स्पंजेस की। लेकिन अब एक और बात पर गौर कीजिए, यहाँ से स्पंजेस आउटग्रुप के तौर पे परफॉर्म करते हैं और एनिमल्स, रेस्ट ऑफ द एनिमल्स अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जो असल चीज जो इनको सेपरेट करती है वो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज है। तो आप इनको इनमें भी नहीं रख सकते क्योंकि ये एज ए यूनिट नहीं परफॉर्म करते, और आप इनको एनिमल्स में भी नहीं रख सकते क्योंकि टिश्यूज के तौर पे परफॉर्म नहीं करते। जी सॉरी बेटा, मेरी आवाज कहाँ कटी? हाँ जी, कहाँ से मैंने मिस किया? सर जहाँ से आप वो डाइवर्जेंस शो कर रहे थे कि स्पंजेस अलग हो गए हैं हाँ, और दूसरे। डाइवर्जेंस के बाद, जी 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 बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये वाला यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है, यहाँ अलग हो जाते हैं, फिर फंजाई, और उसके बाद फिर एक और, फिर स्पंजेस आते हैं। अब स्पंजेस जो हैं उससे पहले ही एक और डाइवर्जेंस जा चुकी है क्वेनोफ्लैजिलेट्स की, और फिर जो है वो स्पंजेस आ जाते हैं, और उसके बाद फिर अब स्पंजेस को आप क्वेनोफ्लैजिलेट में भी नहीं रख रहे और ऑल अदर एनिमल्स में भी नहीं रख रहे। क्यों? क्योंकि ना उनमें टिश्यूज हैं, और दूसरी तरफ आ जाए तो उनमें वो भी नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक और बात उसने लिखी हुई है कि animals body plan also vary with regard to tissue organization. Recall that tissues are collections of specialized cell that act as a functional unit. Sponges and a few other groups lack tissues. ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से टिश्यूज एक और चीज का भी सबूत होता है, वो ये है कि एम्ब्रियो से उसके बाद जर्म लेयर्स बनती हैं, जर्म लेयर्स, और जर्म लेयर्स से उसके बाद बनते हैं टिश्यूज। अब ऐसा इनमें नहीं होता, स्पंजेस में नहीं होता। वाज़े तौर पर यहाँ एक और बात भी लिखी हुई है कि यहीं पर एक जगह पर है, मेरा ख्याल है वो 10th एडिशन में होगी। खैर, कि जो ये जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो 3 लेयर्स बनती हैं, दीज आर नॉट फॉर्म्ड इन द स्पंजेस। ये जो तीनों लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीजो, एंडो, ये स्पंजेस में ये तीनों भी नहीं बनती। और इसी वजह से इन टिश्यूज से बनने वाले इन तीनों लेयर से, एक्टो, मीजो और एंडो से बनने वाले जो टिश्यूज हैं, वो भी स्पंजेस में नहीं बनते। तो इनको आप ना उधर रखने जोगे हैं ना इधर रखने जोगे हैं। ना आप उधर रख सकते हैं कि भाई ये एक यूनिट के तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं, और ना आप इधर रख सकते हैं कि इनमें प्रॉपर टिश्यूज हैं। इसी वजह से ये ग्रुप जो है ये डाइवर्ज ग्रुप शो होता है, और ये भी एक सबूत है कि इनके फाइलोजेनेटिक एनालिसिस भी यही कहता है कि ये एक डाइवर्ज ग्रुप ही है। दीज कैन नॉट बी पुट इन दी एनिमल किंगडम, सॉरी, दीज कैन नॉट बी पुट विद दी अदर एनिमल्स विच आर कंटेनिंग द टिश्यूज। हाँ, जहां तक बात है किंगडम एनिमेलिया की, तो क्योंकि मल्टी सेलुलर तो हैं, लिहाजा आप इनको अब यही वो कंफ्यूजन है जो हम लाते हैं किसमें, लीनियन सिस्टम में और फाइलोजेनेटिक में। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में कहता है कि इनको एनिमल में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इनके जीन्स भी ये बात करते हैं। लीनियन सिस्टम इनको किंगडम एनिमेलिया में रख चुका है, आप पढ़ते ही इसको किंगडम एनिमेलिया में। लिहाजा फिर आप जो है वो इस हवाले से थोड़े से हो जाते हैं कि इनको क्या किया जाए। फाइलोजेनी जो है उसमें तो आपको इनको अलहदा करना पड़ेगा, क्योंकि फाइलोजेनी वाज़े तौर पर मॉलिक्यूलर क्लॉक्स आपको ये बताते हैं कि ये एनिमल से सेपरेटेड है। फाइलोजेनी तो आपको वही बात है कि वो स्ट्रिक्ट रूल है एक। तो इस वजह से जो है फिर यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं। जी बेटा। सर जी सर ये जो स्पॉन्जेस हैं, ये अगर इनमें टिश्यूज नहीं होते तो जो सेल हैं वो काम कैसे करते हैं? मतलब फिर तो वो ना एक फंक्शनल यूनिट के तौर पे काम करते हैं, फिर वो इंडिविजुअल के तौर पे भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपने कहा कि वाटर चैनल्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इनमें सेल सिग्नलिंग कुछ तो होगा,
मतलब क्या होता है फिर इसमें, वर्किंग कैसे होती है? केमिकल सिग्नलिंग है, केमिकल सिग्नलिंग है, और सेल्स इंडिविजुअली वर्किंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्किंग कर रहे हैं, पर्पस एक है, वर्किंग इंडिविजुअल है। आपस की कम्युनिकेशन उस तरह की नहीं है कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो इंडिविजुअल वर्किंग है इनमें। केमिकल कम्युनिकेशन बाहर के एनवायरनमेंट में से तो है, लेकिन अंदर के सेल्स के साथ उस तरह की केमिकल कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से आप इनको कहें कि ये बाकायदा जो है वो एक उसके तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं, एक बॉडी के तौर पे, जैसे आप यूँ कहें ना कि सेलुलर कम्युनिकेशन इनके अंदर, अब वो सेलुलर कम्युनिकेशन भी उस तरह की एग्जिस्ट नहीं कर रही इनके अंदर। जी एनी कुछ कहने लगी थी आप? तो सर जो आपने डायग्राम बनाई थी वो एक सिंगल सेल की थी? कौन सी वाली, ये वाली? नहीं, ये पूरी इस बॉडी की पूरी डायग्राम है, ये तो पूरे स्पॉन्ज की है ना डायग्राम, इसमें पूरी बहुत सारे स्पंज है, सेल्स हैं जो इंडिविजुअली काम कर रही हैं। इंडिविजुअली वर्किंग कर रहे हैं, अपने अपने जो है ना, अपना अपना जो एरिया है उसकी वो बनाते हैं, ये वाटर चैनल्स बना लेते हैं ये। अच्छा, आप यहाँ कंफ्यूज हो रही हैं, सॉरी। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो वाटर चैनल्स है वो फिर किसकी कमांड पे बन रहे हैं जब इनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं है? तो ये जो वाटर चैनल्स की हद तक है, ये आप यूँ कह सकते हैं कि इट इज अ लिंक कि एक शायद एक खास तरह की जो कम्युनिकेशन है वो हमें इनमें मिलती है, और वो ये है कि शायद वाटर चैनल बनाने में ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इस तरह की शायद कम्युनिकेशन जो है वो इनमें एग्जिस्ट करती हो। क्योंकि ऐसी भी अब बात नहीं है कि इनमें जो है वो बिल्कुल ही, क्योंकि अगर एज ए यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं और एक पूरी मल्टीसेलुलर बॉडी बना रहे हैं, तो एक बात तो तय है ना कि इनमें स्टिकिंग टुगेदर की जो एबिलिटी है वो भी मौजूद है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एज ए यूनिट भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप इसको यूं कह लें कि वाटर चैनल्स बनाने की हद तक इनमें कम्युनिकेशन शायद मौजूद हो। उसके अलावा बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाए उससे किसी और पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा करता। क्यों? वो केमिकल कम्युनिकेशन इनमें है ही नहीं कि एक सेल डैमेज हुआ है तो वो बाकियों को कम्युनिकेट करेगा कि यहां पर कोई खतरा है, यहां पर कोई मसला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है इनके अंदर, बल्कि हर कोई अपने अपने लिए काम कर रहा है। जहां तक बात है वो वाटर चैनल्स वाली, तो उस हद तक शायद केमिकल कम्युनिकेशन इनिशियली थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती हो। मैं इसीलिए यहाँ नीचे देखना चाह रहा हूँ, शायद इसका कोई ना कोई सबूत मौजूद हो अगले चैप्टर में, जो कि आपके जो है वो स्पंजेस वाला जो चैप्टर है, पोरीफेरा, लैक टिश्यूज एज फिल्टर फीडर्स ट्रैपिंग पार्टिकल्स थ्रू द इंटरनल चैनल्स ऑफ द बॉडी। ये इन्होंने एक मुख्तसर सा कहा हुआ है। मैं यही ढूंढना चाह रहा हूँ यहाँ पर, शायद हमें इसका आंसर मिल जाए। मोस्ट स्पीशीज आर मैरीन, branched water canals and several oscula animals early in the history, thus they are said to be basal animals. Unlike nearly all animals, sponges lack tissues, group of similar cells that act as a functional unit, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। However, the sponge body does contain several different cell types. For example, lining the interior of the spongocoel are flagellated coenocytes, ठीक है। These cells engulf bacteria and other food particles by phagocytosis. और उसके अलावा जो है वो एक दूसरे को द सिमिलरिटी बिटवीन कोइनोसाइट्स ऑफ सेल, अच्छा ये तो खैर वो कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स सेपरेटेड बाय जेलेटिनस रीजन मेसोहाइल। अब ये वो चीजें हैं जो कि ट्रांजिशनल चीजें हैं। क्वेनोफ्लैजिलेट और एनिमल्स के दरमियान में जो ट्रांजिशनरी ग्रुप है, उसके तौर पे इनमें कुछ चीजें तो वो मौजूद हैं जो कि टिश्यूज के तौर पर मौजूद होनी चाहिए। यहां मैं आपकी एक मुश्किल आसान कर देता हूं, चलें, एक मुश्किल मैं आपकी ऐसी आसान करता हूं कि आपको उसके बाद कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 तरह के टिश्यूज हमने कल पढ़े थे और वो चारों तरह के टिश्यूज इनमें मौजूद नहीं है। नर्वस, एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर। चारों तरह के टिश्यूज इनमें मौजूद नहीं, जो कि बॉडी को एज ए यूनिट काम करवाते हैं।
उसके अलावा जो चंद एक सेल्स हैं जिनकी लाइनिंग हुई है, जो वर्किंग कर रहे हैं बॉडी के लिए, अब वो रैंडमली मौजूद तो हैं, लेकिन वो जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो कि एज ए यूनिट बॉडी को वर्किंग करवाती है, और एक साइड पे अगर बॉडी के कोई इफेक्ट होता है तो उसका असर दूसरी साइड पर जाता है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट इनमें नहीं करता। इसीलिए बहुत ये अक्सर औकात जो है वो इंटरव्यूज जो होते हैं उनमें आके ये ट्रैप भी हो जाता है स्टूडेंट। क्या है जी? अच्छा जी, सेलुलर लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं जी बहुत से ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद टिश्यू लेवल पे प्लांट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गन लेवल पे भी प्लांट एग्जिस्ट करते हैं। एनिमल कोई ऐसे हैं जो जिनके अंदर टिश्यूज भी नहीं होते। अब यहाँ पे आके बच्चे फंस जाते हैं। अब अगर एक बच्चा कहता है जी स्पंजेस, तो वो तो कहेंगे कि जी ये तो एज ए टिश्यू परफॉर्म, ये तो पूरी बॉडी है, एज ए यूनिट है। यहां आप सिंपल तरीन आंसर कर सकते हैं कि इनमें वो 4 तरह के टिश्यूज मौजूद नहीं हैं जो एनिमल किंगडम में है। यहां मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूं, जस्ट मेक इट अ रट्टा। हम इसको ये नहीं कहते, यहां वो 4 तरह के टिश्यू जो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज हैं वो इनमें मौजूद नहीं है। दूसरा, इनके अंदर सेलुलर कम्युनिकेशन उस तरह की नहीं है, ठीक है। और तीसरा ये कि इनके अंदर वो चीज नहीं है कि पूरी बॉडी जो है वो, उसमें एक साइड पर अगर कुछ होता है तो दूसरी साइड से उसका रिपेयरिंग कुछ होगी या कुछ ऐसा होगा। बस वो एक साइड वो आ, ऐसा जो एज ए यूनिट या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ भी इनमें मौजूद नहीं होता। तो आप इनको इस लेवल पर नहीं रख सकते कि आप इनको इवन टिश्यू लेवल पर भी रखें, और कॉलोनियल पर भी नहीं रख सकते। तो इस वजह से अब आप इनको जो है वो दिस कैन नॉट बी कैटेगराइज कि इनको रखें कहाँ। ये बस एक मिसिंग लिंक है जो क्वेनोफ्लैजिलेट और एनिमल्स के दरमियान में। यही से अगली कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना कि इनको किंगडम एनिमेलिया में क्यों रखा गया। फिर किंगडम एनिमेलिया में इनको सिर्फ उस मिसकंसेप्शन की बेस पर रखा गया कि एक तो ये फिल्टर फीडर्स हैं, इसका मतलब है इंजेस्शन करते हैं, फिल्टर फीडर्स होते हैं, इंजेस्शन करते हैं। दूसरा दूसरा ये है कि इनको आपने जो है वो शुरू में समझ दिया कि ये टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो आपने इनको चुप के उसमें रख दिया। बाद में मजीद डिटेल एनालिसिस से पता लगा कि इनमें टिश्यूज नहीं होते। तो यहाँ पे आके फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है डेफिनेटली, जिस कंफ्यूजन का आप अभी भी शिकार हैं। तो इसका सिंपल तरीन आंसर ये है कि 4 टाइप के जो टिश्यूज हैं वो इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है इनमें। हम अगले चैप्टर पे निकल गए थे। अच्छा जी, तो ये जो हम बात कहाँ से शुरू हुई थी हमारी, हाँ, कोइनोसिटिकल और कॉलोनियल हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस हैं जो हमें बताते हैं कि पैटर्न ऑफ मल्टीसेलुलरिटी क्या था और यूनिसेलुलर से ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर में कैसे कन्वर्ट हुए, ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं जो हमने कल डिसकंटिन्यू की थी, और वो ये बात थी कि हमने बॉडी प्लान डिस्कस किए थे, सिमेट्री अच्छे तरीके से कल हमने डिस्कस कर ली थी, टिश्यूज एक्टो मीजो एंडो हमने डिस्कस कर लिए थे, विच इज़ नॉट एन इशू। बॉडी कैविटीज़ की बात आती है, व्हाट इज़ अ बॉडी कैविटी। सबसे पहले तो देखिए बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट आना कहाँ है। बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट आना है हमेशा उन ऑर्गेनिज्म में विच आर ट्रिप्लोब्लास्ट्स। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो सिलोम का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पोरीफेरा होते हैं, ये जो पोरीफेरा जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, स्पंजेस के बारे में जो अभी जिनके बारे में इतनी लंबी हमारी गुफ्तगू हुई है, ये जो पोरीफेरा होते हैं इनके दरमियान में भी एक कैविटी मौजूद होती है जिसको स्पंजोसील कहा जाता है। इसको स्पंजोसील कहा जाता है। फिर इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं डिप्लोब्लास्ट्स, जैसे फाइलम नाइडेरिया है, जिसको आप सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, डिप्लोब्लास्ट, ठीक है। इनमें जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है वो है हाइड्रा। अब जो हाइड्रा है वो ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि जिसके अंदर यहाँ पर ये डिप्लोब्लास्ट है, इसकी बॉडी की भी 2 लेयर्स हैं, ठीक है। इसकी बॉडी की भी 2 लेयर्स हैं, और इसकी भी दरमियान में कैविटी होती है जिसको सिलेंट्रॉन कहते हैं, सिलेंट्रॉन। और इस सिलेंट्रॉन का मतलब क्या है? सील का मतलब है कैविटी, ठीक है। और एंटेरॉन का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है। एंटेरॉन का वैसे आमतौर पे जो मतलब लिया जाता है वो इंटेस्टाइन लिया जाता है, लेकिन चलें यहाँ पर हम इसको सिर्फ एंटेरॉन को डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब है कैविटी इनमें भी मौजूद है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिलोम और कैविटी बिटवीन ट्रिप्लोब्लास्ट? यहाँ पर अब आपके सामने 3 चीजें आ गई हैं। स्पंजेस, इनकी कैविटी भी है, वर्सेस नाइडेरियंस यानी सिलेंट्रेट्स, हाइड्रा वगैरह,
जो कि डिप्लोब्लास्ट्स है, ठीक है, इनके अंदर भी कैविटी मौजूद है। और तीसरे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट्स, इनके अंदर भी कैविटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फिर ये इन तीनों में फर्क क्या है बेटा, इनके अंदर और इनके अंदर, इन दोनों में सीलोम इज, इससे कोई आंसर करेगा? वैसे यहीं पर मैं रोकता हूं, इसका आंसर कोई करेगा? जी सर, इनमें कैविटी तो होती है लेकिन वो ट्रू कैविटी नहीं होती। ट्रू कैविटी उसको कहते हैं जो दोनों तरफ से ना बॉडी वाल और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना वो मेसोडर्म से लाइन हो। हाँ, असल बात ये, आखिरी बात असल में आपने असल में की है। असल बात ये है कि सीलोम इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, ये है असल बात कि इनमें मेसोडर्मल टिश्यू नहीं है, लिहाजा ट्रिप्लोब्लास्ट्स की कैविटी इनसे डिफरेंट है, लेकिन बाकियों में कैविटीज मौजूद हैं। उन कैविटीज का फंक्शन चाहे अलग हो, कुछ भी हो, कैविटी उनको भी कहा जाता है, कैविटी इनको भी कहा जाता है। मेसोडर्म इज द वाइटल थिंग दैट इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ कैविटीज, दीज थ्री टाइप्स ऑफ कैविटीज, ठीक है। ये बात एक तो आपने जहन में रखनी है। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्ट्स में अब हम कहते हैं कि आपके पास एक्टो मीजो एंडो है, और एक्टो मीजो एंडो जो है, इनमें आप एक्टो, इनमें आप ये कहते हैं कि ये 3 लेयर्स आमतौर पर हुआ करती हैं, और एक बाहर की लेयर होती है। ये एक्टो का ज़्यादातर काम जो है वो बॉडी के अंदर बाहर के जितने भी सिस्टम्स हैं, आउटर पोर्शन जितना भी होता है, वो एक्टोडर्म का जिम्मा होता है। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन है, नर्वस सिस्टम भी जो है वो ये एक्टोडर्म बना सकती है। फिर उसके साथ साथ और भी जितने ऑर्गन्स हैं स्किन से रिलेटेड, स्किन की लेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एंडो, बॉडी की डीप डेप्थ में जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे बनने हैं एंडोडर्म से, ठीक है। बेसिकली ये एक्टोमीजो एंडो क्या हैं, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, ठीक है। ये मैं बड़ी बेसिक बात एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, आप सबके इल्म में ये बात है, लेकिन हम इनको रिपीट कर देते हैं। एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं ये 3, ठीक है। एक्टोमीजो एंडो होता असल में क्या है कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, इसको बहुत क्लियर कर लेते हैं, सिंपल बात है, इसको बहुत क्लियर कर लेते हैं। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो एम्ब्रियो में हमें 3 लेयर्स नजर आती हैं। आम तौर पर ये होता है कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसमें हमें सेल्स की 3 लेयर्स नजर आती हैं, और ये जो सेल्स की 3 लेयर्स होती हैं, इनमें जो सबसे अस्टॉनिशिंग बात है वो ये है कि ये तीनों लेयर्स अपना यूनिक ऑर्गन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो क्योंकि सेल की 3 लेयर्स बन जाती हैं, सेल्स अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेते हैं कि ये 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं, और अगला स्टेप ये होता है कि क्योंकि ये अलग अलग ऑर्गन बनाना शुरू कर देते हैं, लिहाजा हम ये कहते हैं कि एम्ब्रियो की जो ये जो सेटिंग है, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, और यहां से आगे अब जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होती है। ये जो स्टेप होता है जहां ये तीनों लेयर्स बन जाती हैं, इसको आप कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। उसके बाद क्योंकि ये 3 लेयर्स यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं, उसके बाद ये तीनों अपने अपने ऑर्गन बनाना शुरू कर देती हैं। फिर आप कहते हैं कि डेवलपमेंट में क्या स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। इस वजह से आप ये कहते हैं कि ये तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, बाहर की लेयर जैसे मैंने अभी कहा कि अपना काम शुरू कर देती है, फिर सबसे डेप्थ डीप लेयर जो है वो अपना काम शुरू कर देती है। जो दरमियान की लेयर है मेसोडर्म, ऑब्वियसली इसने भी कुछ ऑर्गन्स बनाने हैं, ठीक है। ये इसने भी कुछ ऑर्गन्स बनाने हैं, और ये ऑर्गन्स बनाती है, जैसे हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेसोडर्म के जरिए बनता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से गालबन जो स्केलेटन है वो भी मेसोडर्म के जरिए बनता है। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ये हर लेयर ने अलग अलग बनाने होते हैं। अब होता कुछ यूं है कि जो कैविटी होती है ना, कैविटी, वो 2 तरह की हो सकती है। या आप इसको कह सकते हैं एयर फिल्ड स्पेस, या आप इसको कह सकते हैं फ्लूइड फील्ड स्पेस, फील्ड स्पेस। एक बात ज़हन में रखिए, जब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं एनिमल किंगडम में, जब उनकी बॉडी की फॉर्मेशन हो रही होती है ना, तो उनकी बॉडी की फॉर्मेशन के दौरान एक्टोडर्म, एक्टोडर्मल ऑर्गन्स बन जाते हैं, एक्टोडर्म बन जाती है, और मीजोडर्मल एंडोडर्मल ऑर्गन्स बन जाते हैं, एंडोडर्म। इनके दरमियान में, एक्टो और एंडो के दरमियान में स्पेस जनरेट होती है, और इस स्पेस को आप क्या नाम देते हैं? इस स्पेस को आप नाम देते हैं कैविटी का।
इस स्पेस को आप नाम देते हैं कैविटी का। अब ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कुछ डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं, जिनमें से हम 3 तरह की कैटेगरीज जो हैं वो इस एक स्पेस की बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिज्म को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये एक पूरी स्पेस है जो कि एक्टोडर्मल ऑर्गन्स और एंडोडर्मल ऑर्गन्स के दरमियान में है, जिसको आपने कैविटी कहा है। इसकी बेस के ऊपर हम पूरे एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी होती है? जिसमें एक्टो और एंडो के दरमियान में जो है वो इन दोनों के दरमियान में फ्लूइड मौजूद होता है। ये पूरी कैविटी मीजोडर्मल फ्लूइड से भरी हुई होती है। मीजोडर्मल फ्लूइड एक्टो, ये इस पूरी कैविटी में एक कैटेगरी ये होती है। मैंने भी आपको क्या कहा, कैविटी 2 तरह की होती है, एयर फील्ड स्पेस भी हो सकती है, फ्लूइड फील्ड स्पेस भी हो सकती है। ठीक है, तो जब ये कैविटी इनके दरमियान में एक फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड जो है वो इन दोनों तरह के ऑर्गन्स को जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करवाता है। ये बहुत गौर से सुनिएगा बात, इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है इस फ्लूइड के जरिए। इसको आप कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। एक्टो और एंडो दरमियान में फ्लूइड है और वो फ्लूइड बॉडी में फ्रीली मूव कर रहा है। ये जब ऐसे 2 लेयर्स के दरमियान में फ्लूइड आ जाता है तो इनको आप कहते हैं, सॉरी ये सूडोसिलोमेट्स नहीं है, ये कौन से है, ये है एसिलोमेट्स। इनको आप एसिलोमेट्स कहते हैं। इनको कैटेगरी दी जाती है एसिलोमेट की। अब इनको ए क्यों कहा गया, जबकि इनके दरमियान में फ्लूइड फील्ड कैविटी तो है, वो मैं आपको भी बताऊंगा कि इनको ए क्यों कहा गया। ठीक है, परेशान नहीं होना। अगली कैटेगरी समझेंगे तो पिछली भी साथ साथ समझ आती जाएंगे। अगली कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होती है जिसमें एक्टो और एंडो, इनके दरमियान में अ लार्ज कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्मल टिश्यू। मीजोडर्मल टिश्यू जो है वो एक लार्ज कैविटी बना देता है। गौर कीजिएगा, ये आपके पास जो है ये एक्टोडर्म है, ये आपके पास एंडोडर्म है। इस एक्टोडर्म के नीचे एक पूरी एडिशनल लेयर होती है जो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल ऑर्गन्स के दरमियान में एक मेम्ब्रेन का काम करती है। यूं कह लीजिए एक जो है वो एक बैरियर कह लीजिए, ठीक है, मेम्ब्रेन कह लीजिए, एक प्रोटेक्टर कह लीजिए, एक प्रोटेक्टर कह लीजिए। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन होती है जो एक्टो और एंडोडर्मल ऑर्गन्स के दरमियान में पूरी एक बड़ी सारी एक कैविटी बना देती है। फ्लूइड यहां भी होता है, इसमें भी एक फ्लूइड होता है जिसको आप सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड यहां भी मौजूद है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि एक्टो और एंडो आर नो मोर इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनके दरमियान में एक पूरी की पूरी लेयर मौजूद है, मेसोडर्मल लेयर, जो कि एक बड़ा सारा कंपार्टमेंट बना रही है। ये ऐसे ही है। पहले हम अगला समझ लेते हैं, फिर वापस इन तीनों को दोबारा डिस्कस करेंगे। तीसरी कैटेगरी आ जाती है, इसमें एक्टो और एंडो के दरमियान में मल्टीपल लाइनिंग ऑफ मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू होता है। मैं आपको इस पूरे टॉपिक के एंड पे इतनी सिंपल बात बताऊंगा कि आपको एंड पे बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी कि ये होता क्या है। पहले हम वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिस लैंग्वेज में बुक बात करती है। पहले हम उस लैंग्वेज में बात करेंगे। गौर कीजिए, ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, उसके बाद ये मेसोडर्मल ऑर्गन्स हो गए। अब जो लेयर है मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू की, वो कुछ इस तरह से होगी। ये एक तो मेसोडर्म ने जस्ट लाइक दूसरी कैटेगरी के
ये वाली कैटेगरी क्या कहलाएगी? जिसमें एक ही बड़ी सारी मेसोडर्मल लाइनिंग है, इसको आप कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। ठीक है, तो एक लाइन तो वो लाजमी मौजूद है तीसरी कैटेगरी में कि जो एक्टो और एंडो के दरमियान में एक बड़ा सारा जो है वो एक बड़ी सारी कैविटी बना देती है, वो तो लाजमी मौजूद है। लेकिन उसके अलावा ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर फर्दर फर्दर हर ऑर्गन के इर्द गिर्द मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू मौजूद होता है। हर ऑर्गन के गिर्द मेसोडर्मली डिराइव्ड सिलोम मौजूद होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कहते हैं? सिलोमेट्स या यूसिलोमेट्स। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, आप इसके बाद इंशाल्लाह जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि आपने कभी सिलोम को आपको कभी नहीं भी आती थी। आपने पढ़ा हुआ है हार्ट के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। लंग्स के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ब्रेन के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको मेनिंजेस कहते हैं, जिसकी 3 लेयर्स होती हैं। उसके अलावा किडनी के गिर्द फिब्रस कैप्सूल होता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी पूरी गट के गिर्द एक लाइनिंग होती है। ये जितनी लाइनिंग्स की मैंने बात की है, जितनी मेम्ब्रेन्स की मैंने बात की है, ये सब मेसोडर्मली डिराइव्ड हैं और ये सब के सब सीलोम्स हैं। जब बॉडी के हर ऑर्गन के गिर्द मेसोडर्म की लेयर आ जाएगी, तब आप उस ऑर्गन को कहेंगे सिलोमेट या यूसिलोमेट। अब इसका सबूत भी दिखाता हूं आपको। ठीक है, और जब ऑर्गन हर ऑर्गन के इर्द गिर्द मेसोडर्म की लेयर ना आए, बल्कि मेसोडर्म की एक ही लेयर एक्टोडर्म के जस्ट बिलो मौजूद हो, ये कैविटी तो होगी लेकिन ये एक ही लार्ज कैविटी है, इसको आप कहते हैं सूडोसिलोम। और एसिलोम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर किसी ऑर्गन के गिर्द मेसोडर्मल डिराइव्ड टिश्यू या मेसोडर्मल डिराइव्ड मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, लिहाजा उसको आप एसिलोमेट कहते हैं। इसमें एक बात हमेशा याद रखिए कि तीनों में मेसोडर्मल ऑर्गन्स लाजमी मौजूद हैं, चाहे वो एसिलोमेट हो, चाहे वो सूडोसिलोमेट हो, चाहे वो यूसिलोमेट हो, तीनों में मेसोडर्मल ऑर्गन्स लाजमी मौजूद हैं। लेकिन डिपेंड करता है, एक में मेसोडर्मल लाइनिंग किसी ऑर्गन के गिर्द नहीं है, एक में मेसोडर्मल लाइनिंग जस्ट एक्टो के नीचे मौजूद है, हर ऑर्गन के गिर्द नहीं है। और जो तीसरी कैटेगरी है उसमें मेसोडर्मल लाइनिंग एक्टोडर्म के नीचे भी मौजूद है और हर ऑर्गन के इर्द गिर्द भी मौजूद है। जी बेटा, यहां तक कोई सवाल है तो बताइए। सर एसिलोमेट में भी मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन्स होंगे? जी जी बिल्कुल है। एसिलोमेट्स में नर्वस सिस्टम होता है, ये जो आपका प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया इज एन एसिलोमेट। ठीक है, तो उसमें आपका नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपके जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं छोटे मोटे। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, अब अगर आप कहते हैं कि जी प्लेनेरिया उस तरह रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो जरूरी नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि मेसोडर्म से जो ऑर्गन बनेंगे वो ऑर्गन्स जो हैं वो उतने ही स्पेशलाइज्ड होंगे जितने ह्यूमन में है। नहीं, वो मौजूद जरूर होंगे लेकिन उनका फंक्शन वो नहीं हो सकता जो ह्यूमन में होगा। इसकी एक मिसाल आपको यहां से देता हूं मैं। अगर यहाँ पे बने हो, वरना आप इसमें आ जाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये अब ये देखिए, उसने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है मेसोडर्मल ऑर्गन्स। ये मेसोडर्मल ऑर्गन्स इसमें मौजूद है। ठीक है, ये आपकी एफएससी की बुक है। मेसोडर्मल ऑर्गन्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके ना तो फंक्शन और ना ही स्ट्रक्चर वो होगा जो आपको ह्यूमन में मिलेगा। मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, ये है। अब इसमें यहाँ पर उन्होंने नहीं दिखाया हुआ वैसे, फ्रॉम मेसोडर्म फिल्ड टिश्यू फिल्ड रीजन। हाँ, टिश्यू फिल्ड रीजन फ्रॉम मेसोडर्म, ये सारा टिश्यू फिल्ड रीजन है, फ्लूइड भी है, टिश्यू भी है। लैक अ बॉडी कैविटी बिटवीन द डाइजेस्टिव कैविटी एंड आउटर बॉडी वॉल। अच्छा, मैं क्या आपको दिखाना, हाँ जी, ये पिक्चर देखिए। अब आप ये दो पिक्चर्स देखें। हमारी बॉडी में मेजर कैविटीज जो आमतौर पे कही जाती हैं वो 5 हैं। कौन सी? और कीजिएगा, 1 मिनट। ये देखिए, पहली कैविटी कही जाती है क्रेनियल कैविटी, फिर कही जाती है थोरेसिक कैविटी,
फिर आपको डायाफ्राम के साथ नीचे जो कैविटी दी जाती है इसको आप कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। फिर एक कैविटी आती है जिसको आप पेल्विक कैविटी कहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और फिर आ जाती है वर्टेब्रल कैविटी। ये तमाम कैविटीज मेसोडर्म से बनी हुई हैं, ठीक है। क्यों? इनमें से हर कैविटी के अंदर मेसोडर्मल लाइनिंग है। लेकिन अब आप मजीद देखिए, एक और जो अगले लेवल पे बढ़ के हम में कैविटीज मौजूद हैं, वो ये है कि हमारे पास इन 5 कैविटीज के अलावा भी कैविटीज मौजूद हैं। वो हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी की स्पेशलाइजेशन की वजह से हैं। फॉर एग्जांपल, एक कैविटी और ये भी मौजूद है, ये भी मेसोडर्म से डिराइव हुई हुई है, ठीक है। इसको कहते हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम। फिर ये देखिए, ये पेरिकार्डियल कैविटी, ये भी मौजूद है। फिर प्लूरल कैविटी, ये प्लूरल कैविटी, ये भी मौजूद है। जब भी हमारी बॉडी कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होगी, वो कंपार्टमेंट हमेशा किसके जरिए बने हुए होंगे? मेसोडर्म के जरिए। और ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन को आप क्या कहते हैं? सीलोम। इसकी एक और मिसाल देता हूं आपको। आपके पास एक बहुत बड़ा सारा हॉल है जिसमें आपने लोगों की टेबल्स लगी हुई हैं, बड़ा सारा हॉल है, ठीक है। वो बड़ा सारा हॉल जो है, आप उसको ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं अगर आप उसको किस में डिवाइड कर दें? छोटे छोटे कमरों में डिवाइड कर दें। ये किसकी मिसाल है? ये मिसाल है आपके सूडोसिलोमेट और सिलोमेट्स की। सूडोसिलोमेट में क्या होता है कि एक ही बड़ा सारा हॉल है और उसके अंदर ऑर्गन्स मौजूद है, 4 दीवारी है और उसके अंदर ऑर्गन्स मौजूद है, ठीक है। अच्छा, सिलोमेट्स क्या हैं? एक बड़ा सारा हॉल को आपने पार्टीशंस के जरिए डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, ये सिलोमेट्स। बॉडी की पोर्शनिंग है, बॉडी के पॉकेट्स हैं, ये सिलोमेट्स। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, सारे सिलोमेट्स एक जैसे नहीं होते। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म में इतनी ही स्पेशलाइज्ड कैविटीज हो जितनी ह्यूमन में होती हैं, लेकिन है। जब हर ऑर्गन के गिर्द कैविटीज मौजूद हैं तो वो बहरहाल सिलोमेट कहलाएगा। इतनी ज्यादा सिलोम्स मौजूद होना जरूरी नहीं है। जी बेटा। तो सर, अब जैसे एसिलोमेट्स हैं, इनके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फ्लूइड है लेकिन कैविटी वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनके इर्द गिर्द कैविटी है, अब जैसे हमारी कैविटीज जो है वो हमें प्रोटेक्ट ही करती है ना, प्रेशर से या किसी भी डैमेज से। तो हम ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं उनसे जिनके इर्द गिर्द वो नहीं है। इसकी मिसाल मैं बड़ी ज़बरदस्त आपको देता हूँ। बहुत स्लो मोशन में यूट्यूब पे कोई वीडियो निकाल कर देखिएगा। एक पर्सन है जिसने वीडियो बनाई थी, बहुत स्लो मोशन में आके ना उसके फेस के इस साइड पर फुटबॉल लगती है और इस साइड के मसल जो हैं वो ऐसे मूव करते हैं जैसे कोई पानी के ऊपर लहर चली जाती है। और वो पूरा जो है उसका मुंह, वैसे तो उसका जॉइंट्स की वजह से उसका मुंह ऐसे हिलता है, लेकिन उससे पहले जितना फ्लूइड होता है वो सारा प्रेशर लेके इस तरफ चला जाता है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई है? हमारे अंदर ये दोनों स्केलेटन बदरजाए अतम मौजूद है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी मौजूद है। ये जितना हमारे मेसोडर्मल लाइनिंग है और उसके अंदर जितना फ्लूइड है, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की मिसाल है, हमारे अंदर भी मौजूद है। लेकिन हमारे अंदर क्योंकि इसको कैविटीज में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग पोर्शंस दिए हुए हैं, तो वो मौजूद है। और दूसरा स्केलेटन जाहिर है वो तो बहुत ही प्रोटेक्टिव है, बोन वाला। हम हर सूरत में उन ऑर्गेनिज्म से ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, इवन अपनी इन कैविटीज की वजह से, क्योंकि हमारा हर ऑर्गन सेपरेटली प्रेशर को रोक रहा है। सबसे पहले आपकी बॉडी पे आकर लगती है बॉल, एक वहां पर फ्लूइड मौजूद है। दूसरा, अब वो अगर फ्लूइड ऐसा है कि वो आपकी बॉडी के अंदर तक प्रेशर लेकर जा रहा है और आपके सीने पे बॉल लगी है, तो पहले तो आपके फेफड़े हैं, उसके नीचे हार्ट है, ठीक है, दरमियान में, या फर्ज कर ले इस जगह पर हार्ट है, साइड पे फेफड़े हैं। अब ये पूरा प्रेशर सब में डिवाइड होगा, क्योंकि जब बॉल यहां पर आकर लगती है तो वो पूरा प्रेशर सब में डिवाइड होता है और वो तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो इक्वली उस प्रेशर को रिसीव करते हैं। तो ये 100% मोर प्रोटेक्शन देन all of other organism which are pseudocylomates or acylomates.
जी बेटा। एनी प्रॉब्लम? ओए टाइम का पता नहीं लगा।